हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिद्धार्थ एट टेक चैनल। हम लोग क्लास ले रहे थे इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट 2020-24 की। तो यहाँ पर हम राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है उसे डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। हमारी एग्रीकल्चर टॉपिक की लास्ट क्लास रहेगी। यहाँ पर हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, बजट में की गई घोषणाओं पे चर्चा करेंगे, साथ ही में जो नई स्कीम्स है वो हम देखेंगे एंड जो PYQs है वो हम सॉल्व करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले ही मैं बता दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी हो रही है PDF ढूंढने में। तो वो उन्होंने ऐप तो डाउनलोड कर लिया है बट दे आर नॉट एबल टू लोकेट कि एग्जैक्टली हमें कहाँ पे चेक करना है। सो आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू आउट एवरीवन कि मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि आप कैसे अपनी PDF जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो शुरू करने से पहले एक बार ये चेक कर लेते हैं। देखिए, ये सिद्धार्थ एडटेक की वेबसाइट है। तो PDF आप ऐप भी डाउनलोड करके डाउनलोड कर सकते हो, सेम मेथड रहेगा दोनों में ही। अगर आप ऐप ओपन करते हो तब भी यही डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है। अगर आप वेबसाइट पे जा रहे हो तो इस तरीके से आपको जो इसका होम पेज है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको siddharthedtech.com ओपन करना है। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से आपको डेमो वीडियोस लेना है। ठीक है, आपने क्या सिलेक्ट करना है? डेमो वीडियोस। इसी तरीके से अगर आप ऐप ओपन कर रहे हो तो वहां पर भी फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है, या तो आप फ्री कंटेंट के ऑप्शन में जा सकते हैं, पेड कोर्सेज के ठीक आपको बाजू में मिलेगा। यहाँ पे आपको देखना है कि ये सारे हमारे जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। काफ़ी सारी जैसे स्कीम्स ली है सर ने, मैराथन क्लास थी, इसमें ऑलमोस्ट इंडिया की सभी स्कीम्स कवर हो चुकी है जो आने वाली एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। इसके अलावा सभी एग्जाम्स का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सब डिस्कस किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि PYQs अवेलेबल करवा दिए गए हैं, सब कुछ एक ही जगह पे है। तो आपको इधर उधर से डाउनलोड नहीं करना है, आप एक जगह पे जाइए और सब आपको पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसका पूरा कंटेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सर की जो इकोनॉमी मॉड्यूल चल रही है उसके कुछ डेमो क्लासेस है। देन हियर वी हैव इकोनॉमिक सर्वे। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो इकोनॉमिक सर्वे का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है। आप जैसे ही व्यू कंटेंट में जाएंगे, सो दे आर गोइंग टू आस्क यू अ फ्यू डिटेल्स, जस्ट फिल इट अप और यहाँ पे आपको पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा। अगर आप ऐप में ओपन कर रहे हो तो आपको लॉगिन उसमें करना रहता है। आफ्टर लॉगिंग इन आप अपना PDF जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको एक बेसिक डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि आप कैसे अपने PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे आज की क्लास की तरफ। आज हमें डिस्कस करना है कोऑपरेटिव्स के बारे में। तो कोऑपरेटिव्स बहुत सारे जो है जो रजिस्टर्ड है, बट द नंबर इज नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अप्रोक्सीमेटली 41,000 कोऑपरेटिव्स आर रजिस्टर्ड इन राजस्थान। ठीक है, ये डेटा हमें मिला था। उसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी था कि कितने तो कोऑपरेटिव बैंक्स है, कितने यूनियंस है। ऑलराइट, तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन इज नॉट वेरी मच नेसेसरी, वी आर directly moving on towards the scheme that cooperatives have to offer us. All right, so the first scheme is short term agricultural loan on 0% interest rate. ठीक है, अब ये जो स्कीम का टाइटल है ये थोड़ा मिसनॉमर है, क्योंकि यहाँ से हम जब देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि हमें तो 0% इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, राइट, एंड इट इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन। बट द थिंग इज कि इस लोन के लिए कौन एलिजिबल है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। इस लोन के लिए आप तब एलिजिबल होते हो जब आपने प्रीवियसली कोई लोन ले रखा होता है और उसे आपने फुल्ली कंप्लीटली पे कर दिया है, आप उसको रिटर्न कर चुके हो। ठीक है, तो अब आपका कोई पेंडिंग लोन नहीं है, आपने पहले लिया था और उसको आप बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न कर चुके हो, कोई भी आपकी EMI जो है वो बाउंस नहीं हुई, समय समय पे आप अपनी EMI भरते गए उस लोन की। ठीक है, जो किश्त थी आपने चुका दी है पूरी तरीके से, आपको उसका NOC भी मिल गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बेनिफिट ये है कि जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको जो लोन मिलेगा आपको सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लौटाना है, जो इंटरेस्ट है वो आपको नहीं देना। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि सब्सिडाइज्ड रेट पर लोन दिए जा रहे हैं किसानों को। तो किसकी बात हो रही है? एग्रीकल्चरल लोन है, कैसा है? शॉर्ट टर्म है।
यू हैव टू रिटर्न ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो आपको रिटर्न नहीं करना है। तो जो पैक्स होते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको केवल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही लेना है, जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है, क्योंकि देखिए कोई भी बैंक है तो उसको रनिंग के लिए उसे भी इंटरेस्ट चाहिए, अगर वो इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं तो उन्होंने क्या अर्न किया, ठीक है, उनके पास स्टाफ है, उन्हें स्टाफ की सैलरीज देनी है, उन्हें प्रॉफिट भी जनरेट करना है। सो विदाउट इंटरेस्ट प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट दे डू इज, उन्हें कहा गया है प्रिंसिपल तो आप ले लीजिए किसानों से, जो इंटरेस्ट आपका है जिसपे आपने उन्हें लोन दिया था वो स्टेट और सेंटर मिलकर आपको देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक्स लॉसेस में नहीं जा रहे हैं एंड फार्मर इज ऑल्सो गेटिंग अ लोन एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। स्कीम जो है वो पुरानी है, 2012-13 की स्कीम है, बट यू हैव टू रिपीटेडली, कई बार होता है कि कोई स्कीम जो अच्छी होती है उसको रिपीट की जाती है। तो इस तरीके से अगर आप में मेंस का कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है जहां पर ये चीज़ पूछी गई है कि फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटी के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई है, सो दिस इज वन ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी। ऑलराइट, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्कीम। दिस इज राजस्थान कृषक लोन वेवर स्कीम। नाउ देखिए, स्कीम यूजुअली क्या होती है कि वो चलती है, एक ड्यूरेशन होता है उसका, ठीक है। इसे हम एग्जैक्टली स्कीम की कैटेगरी में तो नहीं इंक्लूड कर सकते बिकॉज दिस वाज अ वेवर। ये क्या था, एक वेवर था, यानी कि जो लोन आपने लिया था, ठीक है, किसानों ने जो लोन लिया था, और इसमें भी कौन से किसान शामिल हैं, तो ये एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ही हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ लोन आर इंक्लूडेड इन दिस, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन, ठीक है। शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन अगर किसी किसान ने लिया था, उसकी लिमिट कितनी थी, अप टू 2 lakhs, कितनी थी, अप टू 2 lakhs, तो वो इस वेवर के लिए जो है एलिजिबल हो सकते हैं, बट दिस क्राइटेरिया इज नॉट इनफ। और भी फर्दर क्लासिफिकेशन बनाई गई थी कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, और इसका वेरिफिकेशन जो है, जो ऑथेंटिकेशन है, वो आधार बेस्ड तरीके से हो रहा है, यानी आधार को वेरीफाई किया जा रहा है कि इसी पर्टिकुलर किसान का लोन है, और फिर उसे हम वेव ऑफ कर रहे हैं। कब तक के वेव ऑफ किए गए हैं, तो 30 नवंबर 2018 की बात है ये। 30 नवंबर 2018 तक ऐसे जितने भी शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स थे किसानों के, जिनकी लिमिट कितनी थी, 2 लाख तक के जो लोन थे, उन्हें वेव ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात की गई है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन स्कीम। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो बात आ रही है इंटरेस्ट फ्री लोन देने की, तो किसके लिए लोन है, दिस इज फॉर क्रॉप्स। तो अगर आप खेती करना चाहते हो, आपको बीज खरीदनी है, या आपको ऐसी कुछ खेती से रिलेटेड कुछ सामान खरीदना है, बट अभी आपके पास अमाउंट प्रेजेंट नहीं है, तो आप ये शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं एंड दिस इज इंटरेस्ट फ्री, इस पर कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। इकोनॉमिक सर्वे जब आप ओपन करेंगे तो इस पर्टिकुलर स्कीम में सिर्फ और सिर्फ इतना ही मेंशन है कि पिछले साल यानी कि 2023 से 24 के अंतराल में कितने किसानों को इसके अंदर लोन दिया गया है और कितने अमाउंट का लोन दिया है। तो यहाँ से कोई भी संभावित प्रश्न है जो वो क्रिएट नहीं हो रहा है। सो दिस इज नॉट वेरी मच यूजफुल, बट जस्ट यू शुड नो कि ऐसी भी एक स्कीम है। देन मूविंग ऑन फर्दर, राजस्थान रूरल लाइवलीहुड लोन स्कीम। देखिए बात किसकी हो रही है, रूरल, एंड दिस इज लाइवलीहुड। यहाँ पर कहीं पे भी एग्रीकल्चर वर्ड मेंशन नहीं हुआ है। सो व्हाट द कोऑपरेटिव्स आर डूइंग, द कोऑपरेटिव बैंक्स दे आर प्रोवाइडिंग लोन टू रूरल आर्टिसंस, कि आप और कोई नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं और उसके लिए अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो ये आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है इस स्कीम के थ्रू। ऑलराइट, तो बहुत सारी ऐसी शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ होती है एंड इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि नॉन एग्रीकल्चरल पर्सन को ही लोन दिया जाएगा, इसमें भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं वो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो
तो उनके जो लाइवलीहुड से हम समझते हैं कि जिससे हमारी इनकम आती है, जिससे हमारा घर चलता है, तो उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं लाइवलीहुड। कि हमारे जीवन में जो हमें रोजमर्रा की जो काम करने होते हैं उसके लिए भी हमारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, सब्जियां लानी होती है, आटा लाना होता है, बच्चे की स्कूल फीस भरनी होती है। तो इन सभी कामों के लिए अगर किसी सिचुएशन में ज़रूरत पड़ती है तो जो किसान है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब ये जो फंड है इसे क्रिएट किया गया था 2020 की जब बजट घोषणा की गई थी उसमें। तो इसकी आप डेट लिख सकते हैं 15 मई 2020। टू बी स्पेसिफिक द डेट इज 15 मई। ठीक है, किसने घोषणा की थी? तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी घोषणा की थी। और घोषणा में ये चीज बताई गई थी कि एक फंड बनाया जा रहा है किसानों के लिए, दैट इज वाई द नेम इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या डेवलप किया जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। हमने पहली क्लासेस में भी पढ़ा था कि इंफ्रा में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। सो इवन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। कि आपको कोल्ड स्टोरेज डेवलप करने हैं, आपको वेयर हाउसेज बनाने हैं, आपको मंडी में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है, आपको वहाँ पे शेड्स क्रिएट करने हैं कि जो सामान है वो डायरेक्टली एक्सपोज ना हो, आप उसको एक जगह पर स्टोर कर सकते हैं। तो ये सभी फैसिलिटीज क्रिएट करना इस फंड के अंडर आता है। तो फंड में ये कहा गया है कि ऐसे लोन जिनकी लिमिट 2 करोड़ तक की है, ऐसे लोन जिनकी लिमिट कितनी है? 2 करोड़ तक की लिमिट है, उन्हें सब्सिडाइज्ड रेट पे लोन दिए जाएंगे। इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी है? 3%। व्हाट इज द इंटरेस्ट सब्सिडी? 3%। ठीक है, 3% इंटरेस्ट सब्सिडी उन्हें दी जा रही है। अब यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर चीज को कोऑपरेटिव्स में इसलिए आपको समझा रही हूँ बिकॉज द नोडल डिपार्टमेंट इन द स्टेट, स्कीम किसकी है? सेंटर की है। बट क्योंकि स्टेट इस स्कीम को दे रहा है तो उसका नोडल डिपार्टमेंट कौन है? नोडल डिपार्टमेंट इज द कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट। ठीक है, जो कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट है वही इसका नोडल डिपार्टमेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं से पूछा जा सकता है कि एआईएफ का नोडल डिपार्टमेंट स्टेट में कौन होता है। मैंने आपको डिटेल्स बता दी है कि 2 करोड़ तक के जो लोन्स है उसमें सब्सिडाइज्ड रेट पे दिया जाता है। इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी है? 3% की है। कब लॉन्च हुआ था? तो क्योंकि एक सेंटर वाली स्कीम है, सो दिस वाज लॉन्च्ड इन 2020 15th ऑफ मई। यहाँ पर ये भी बता देती हूँ कि इस स्कीम को कनेक्ट किया गया है पैक्स के साथ। ठीक है, जो पीएसी होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, जो पैक्स होते हैं उसके साथ भी इसे कनेक्ट किया गया है एज अ मल्टी सर्विस सेंटर स्कीम। किस तरीके से? मल्टी सर्विस सेंटर स्कीम। ठीक है, इसे किससे कनेक्ट किया गया है? पैक्स से। बिकॉज कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? नोडल अगर कोऑपरेटिव्स है तो जो लोन डिसबर्समेंट है उसे कौन फॉलो करेगा? वो तो पैक्स करेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ऑलराइट, मूविंग ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट स्कीम, दिस इज राज सहकार पोर्टल। तो बहुत सारे पोर्टल्स आप पहले भी सुन चुके हैं, अलग अलग पोर्टल्स क्रिएट होते हैं। जैसे आपका एक एसएसओ पोर्टल है, उससे आप क्या करते हो? बहुत सारे एग्जामिनेशन के फॉर्म्स भरते हो। एम्प्लॉयज़ के पास भी एसएसओ पोर्टल होना चाहिए। तो एक ही जगह पर क्या है? सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। सेम इज राज सहकार पोर्टल। तो ये पर्टिकुलर इसके लिए बनाया गया है कि कोऑपरेटिव से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है वो सब आपको इसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगी। कैसी स्कीम्स? कोऑपरेटिव से रिलेटेड। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि लोन्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आप एमएसपी अगर लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए कर सकते हो, आप एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो उसके लिए कर सकते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके के लोन्स है कि क्रॉप लोन है, या फिर और भी हमने देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, आप किसी अपने कोर्ट केस के स्टेटस को जानना चाहते हो, इवन देन। तो ये सारी जितनी भी सुविधाएं हैं ये एक पोर्टल पे अवेलेबल है। तो हमें इधर उधर नहीं भटकना होगा कि पर्टिकुलर काम के लिए मुझे किस वेबसाइट पे जाना है। एक पोर्टल बना दिया गया है, राज्य सहकार पोर्टल। आप उस पर अपना एक आईडी क्रिएट करिए और उसी के थ्रू आप सारा एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव
cooperative marketing structure. Now see again, this is not a scheme, this is a structure. तो स्ट्रक्चर में हमें पता चल रहा है कि ये कैसे वर्क कर रहा है, इसकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है. तो सर्वे में बस इतना मेंशन किया गया है कि देयर आर 278 क्रय विक्रय समितिस. ठीक है, अब इस 278 में क्या क्या इंक्लूडेड है? क्रय विक्रय समिति से इंक्लूडेड है फ्रूट एंड वेजिटेबल. ठीक है, यहाँ पर हम बेच नहीं रहे, तो यहाँ पे क्या क्या इंक्लूडेड है? एक समिति है जो क्रय विक्रय करती है. व्हाट इज क्रय विक्रय? सेलिंग एंड परचेजिंग. ठीक है, सेलिंग, रीसेलिंग, परचेजिंग. सो दिस इज क्रय विक्रय. एंड वी हैव फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केटिंग सोसाइटी. तो मार्केटिंग सोसाइटीज का क्या काम है? ये चीज हमने थर्ड क्लास में स्टडी कर ली थी डिटेल में कि मार्केटिंग का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, कि किसान जो है अपना प्रोड्यूस जो है उसके पास जो खेत में है उसे हम जैसे कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाता है. मैं ऐसा तो नहीं करूँगी कि यहाँ से डायरेक्टली किसान को फ़ोन करूँगी कि हाँ भैया मेरे घर पे 2 किलो प्याज भिजवा देना. तो वो उनके लिए भी फिजिबल नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है. एक बार तो वो भी बोल देगी कि चलो ठीक है मैं भिजवा रहा हूँ, डिलीवरी चार्ज ले लूँगा और कुछ इतने हज़ार डिलीवरी चार्ज रुपीज़ हो जाएगी. ठीक है, सो दैट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, नॉट फॉर मी एंड नॉट इवन फॉर हिम. तो वो क्या करेंगे? वो एक मंडी में जाएंगे और वहाँ पे अपना जो जितना भी प्रोड्यूस है उसे सेल करेंगे. मंडी वाला पर्सन एक होलसेलर को सेल करेगा, या फिर मंडी में ही जो सब्जी वाले के होते हैं, जो दुकानें होती है, वहां से अपना कोई एक पर्सन भेज के वो वहां से सब्जियां मंगाते हैं और फिर हम जैसे कंज्यूमर्स जो है हम क्या करते हैं? शॉप पे जाकर उसे खरीदते हैं. सो दिस इज द होल प्रोसेस. प्रोसेस जो है मैंने आपको सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में बताया है, बट फर्दर और भी क्लासिफिकेशन इसमें होते हैं कि मंडी के बाद डायरेक्टली कई बार होता है कि शॉप ओनर सोचता है कि मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास व्हीकल नहीं है, मेरी तो छोटी सी दुकान है. तो बीच में और भी मिडिल मैन होते हैं जो कहते हैं कि हम ऑर्डर ले लेंगे आपका, आप हमें डिलीवरी चार्जेस दे देना, इस रेट पे मैं आपको सामान लाके आपकी दुकान पे दे दूंगा. तो इस तरीके के मिडिल मैन भी होते हैं जो अपनी अर्निंग इसके थ्रू करते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज द होल मार्केटिंग प्रोसेस. तो ऐसा कहा गया है कि कितने हैं? 278 क्रय विक्रय समिति और फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केटिंग सोसाइटीज है. अब इनकी जो फंक्शनिंग है ये किस लेवल पे एस्टैब्लिश की गई है? सो दे आर एस्टैब्लिश्ड ऑन द मंडी यार्ड लेवल. ठीक है, मंडी के लेवल पे इनको एस्टैब्लिश किया गया है, जहां मंडी होती है उस लेवल पे. तो वहीं पे ये सारी समितियां होती है. अब क्योंकि ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई ना कोई एपेक्स बॉडी तो इसकी होगी ही. सो द एपेक्स बॉडी फॉर दिस इज राजफेड. ऑलराइट, this is the apex body related to cooperative marketing. alright, आगे बढ़ते हैं. तो अब हम देखेंगे बजट अनाउंसमेंट्स. बट मेरा थोड़ा सा ख्याल है कि बजट अनाउंसमेंट्स आपको समझाओ उससे पहले मैं आपको कुछ नई स्कीम्स बता देती हूँ. तो आपके लिए जो बजट की घोषणाएं हैं उसको समझना और भी आसान हो जाएगा और हमारी स्कीम्स जो है वो भी टाइमली रिवाइज हो जाएगी. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम हमारी पहली स्कीम देखते हैं. ओके, ठीक है. सबसे पहली जो योजना जो नई लॉन्च हुई है जिसे हम समझने जा रहे हैं वो है मिशन हरियालो राजस्थान. नाम क्या है? मिशन हरियालो राजस्थान. अब देखिए इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज ध्यान रखिएगा कि हरियालो है वर्ड, तो ऐसा नहीं हमें इसे ग्रीन राजस्थान बोलना है, इसे लिटरली ट्रांसलेट करना है. कई बार जो नेम्स दिए जाते हैं वो एज इट इज रहते हैं. तो ये जो स्कीम है उसे इंग्लिश इकोनॉमिक सर्वे में भी हिंदी में ही लिखा गया है. तो हिंदी में क्या लिखा गया? हरियालो राजस्थान. ओके, सो मे बी द स्पेलिंग कुड बी एन एरर, शायद मुझे मात्राओं का इतना ध्यान नहीं है हिंदी में. सो बट द वर्ड इज हरियालो. इंग्लिश में भी यही वर्ड का यूज हुआ है. तो आपके सामने अगर क्वेश्चन भी आ जाता है द वर्ड दैट विड बी यूज्ड इज हरियालो. ऑलराइट, अब हमें ये समझना है कि ये पर्टिकुलर स्कीम के हमें 4 कंपोनेंट्स देखने हैं. देखिए स्कीम ऐसे ही लर्न की जाती है,
आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड वर्क चाहिए होता है, बार बार हम इसको रट लेंगे तो हमें याद हो जाएगी। आपको अपने खुद के माइंड मैप्स क्रिएट करने होते हैं कि आपको ये इजीली याद रहे। एंड जब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो तो वो बेटर वे में आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो देखिए, याद करने का तरीका ये है, आपने मिशन का नाम लिख लिया कि ये है। अब इस मिशन के कितने कंपोनेंट्स हैं, हमें 4 चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। अगर आप टाइटल भी रिवाइज कर लेते हो ना, तो अंदर का कंटेंट अपने आप आपको रिकॉल होने लगता है। सो द फर्स्ट थिंग इज दे आर गोइंग टू एस्टैब्लिश 50 न्यू नर्सरीज। क्या करेंगे? नर्सरीज एस्टैब्लिश करेंगे। नर्सरीज को मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छे से आप लोगों को समझाया था। इफ़ यू रिमेंबर, नर्सरीज की हमने चर्चा की थी। तो नर्सरीज में क्या कहा गया था कि मैंने बताया था राजस्थान में भी है, कैसे वो वितरण करते हैं पौधों का, आपको सैपलिंग देते हैं, फिर आप उसे घर में लगा सकते हैं, ऑफिस में या जहाँ भी आप चाहते हो लगा सकते हो। बहुत ही मामूली रेट्स पे आपको पौधे दिए जाते हैं। द लीस्ट प्राइस इज 5 रुपीज। सबसे छोटा पौधा जो है वो 5 रुपए का दिया जाता है, और सबसे महंगा जो वहां पे था वो 15 रुपए का था। सो दिस इज वेरी अफोर्डेबल। इन्हीं में कुछ कैटेगरीज होती है। आप जब जाते हो नर्सरी में, जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट्स ऑन 1 जुलाई। हर साल 1 जुलाई से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। इफ़ यू वांट टू कलेक्ट, अगर आप भी गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो समय से पहुंच जाइए, बिकॉज विद इन 2-3 डेज पूरा स्टॉक उनका खाली हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे जो एंथुसियस्ट है वो आते हैं और बल्क में लेके जाते हैं। रिमेंबर टू टेक योर आधार कार्ड विद यू। आपको उसकी एक फोटोकॉपी वहां पर लेके जानी होती है। ठीक है, तो ये नर्सरीज क्या करेगी, इनका काम रहेगा, इनको क्या करना है, पौधों को देना है, सेल आउट करना है। ठीक है, अब कितने पौधों की यहाँ पर बात हुई है? सो दे हैव सेड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस 10 करोड़ सैपलिंग्स। कितने? 10 करोड़। छोटा सा अमाउंट है। देखिए, 10 करोड़ अगर वो बना रहे हैं सैपलिंग्स, ठीक है, कैसे बनाए जाते हैं? प्रोपोगेशन मेथड से। जो आप जानते होगे कि कलम लगाना या फिर एक कली से आप पेड़ उगाते हो। ठीक है, यू जस्ट हैव टू टेक अ ब्रांच। आप खुद भी इसको कर सकते हैं कि जैसे ये पेड़ है, यहाँ पर हम कहते हैं नोड्स। जहाँ से ये दूसरी कली आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? नोड्स। तो यहाँ से आपको डायगनली कट करना होता है। कोई भी आप कली को डायगनली कट करिए, इसे आप जमीन में प्लांट कर दीजिए। एंड राइट नाउ द सीजन इज परफेक्ट if you want to create more plants from your existing plants. The season is perfect for this because देखिए, ह्यूमिडिटी भी है, नेचुरल वाटर भी उन्हें मिल रहा है, बारिश हो रही है। तो बारिश का पानी जो है वो पेड़ों के लिए तो खाद की तरह काम करता है, आपको एक्सटर्नली उसमें कुछ ऐड भी नहीं करना होगा। सो दिस इज हाउ दे क्रिएट न्यू सैपलिंग्स। तो उन्हें कितने बनाने हैं? 10 करोड़ सैपलिंग्स जो है बनाए जाएंगे। अब आगे उनका क्या होगा वो भी हम समझेंगे, डोंट वरी। सैपलिंग्स, इसका काम हो गया कि नर्सरीज ने सैपलिंग्स बना लिए। ठीक है, इसके आगे जो हमें नेक्स्ट सब टॉपिक समझना है वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीशीज। ऑलराइट, सो दिस क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन योर मेंस 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क में इस सवाल को पूछा जा सकता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीशीज क्या है। तो अब यहाँ स्पीशीज तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, हम एनिमल से भी रिलेट कर सकते हैं। तो अगर हमने पढ़ा नहीं होगा तो हम यहाँ पे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो हरियाणा राजस्थान के संदर्भ में जो हम बात कर रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीशीज की, वो क्या है कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, वहाँ की मिट्टी के अकॉर्डिंग, वहाँ की जो वेदर है, क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी होगी एक स्पेशीज प्लांट की, और उसे हमें प्रमोट करना होगा। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, ये जिसने भी स्कीम को प्लान किया है, दिस इज वेरी नाइस, बिकॉज अब हम फोकस करेंगे। देखिए, जनरली क्या होता है, एंड ये गलती तो मैंने खुद ने भी कई बार की है, कि हम सोचते हैं कि हाँ कोई भी रैंडम प्लांट लाके हम उगा लेते हैं, वो तो उगेगा ही। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि या तो वो सॉइल या तो वेदर उसके लिए सुटेबल नहीं होता, और वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता। तो यहाँ पे हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट, कि हर डिस्ट्रिक्ट का यूजुअली एक जोन रहता है, एग्रीकल्चर जोन की हमने जो बात की थी। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप सिलेक्ट करोगे तो उस प्लांट के सर्वाइवल के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। हमारा टारगेट क्या है, हम क्यों और पेड़ लगाना चाहते हैं? सो दैट ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव हो, दैट इज अवर टारगेट।
कि पेड़ ऐसे हो जो कार्बन ज़्यादा कंज्यूम करे और हमें ज़्यादा ऑक्सीजन दे। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई सच प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो वातावरण में ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करे। हर प्लांट इतना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं रिलीज करता। इसी के साथ में आपको ये भी ध्यान देना होगा कि प्लांट ऐसा हो जो ड्रॉट को भी सरवाइव कर जाए, जो गर्मी को भी सहन कर सके, ठंड को भी सहन कर सके। ऑलराइट, सो ऑल वेदर कंपेटिबल प्लांट आपको लगाना चाहिए। तो जिनकी भी हॉबी, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जब इंटरव्यू में जाऊंगा या जाऊंगी मैं हॉबी बोलूँगा या तो ट्री प्लांटेशन या फिर गार्डनिंग, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बिकॉज यूजुअली व्हेन आई एम इन द पैनल एंड समबडी कम्स अप विद सच हॉबीज, तो ये क्वेश्चन मैं उन्हें ज़रूर पूछती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा पेड़ कहाँ लगाना है, कब लगाना है। सो फाइंड आउट द आंसर कि हमें कौन सा प्लांट है जो गर्मी को भी सर्वाइव कर लेता है, ठंड को भी सर्वाइव कर लेता है। डिवाइडर के लिए बेस्ट है कि हम उन्हें डिवाइडर पे लगा सकते हैं। ऑलराइट, सो पुट दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो हमने इसके दो सब सेक्टर्स देख लिए। द थर्ड वन इज वन मित्र। सो वन मित्र इज वेरी सिंपल, फॉरेस्ट फ्रेंड्स। तो इसी तरीके की काफी सारी योजना होती है। पशु मित्र भी एक योजना होती है। सो फ्रेंड्स ऑफ द एनिमल्स, इस तरीके से। तो वन मित्र का काम क्या रहेगा? दीज आर गोइंग टू बी पीपल दैट आर लोकल। यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि लोकल लोगों को इसके लिए हायर किया जाएगा। नाउ लेट मी बी क्लियर, इसके कोई एग्जाम नहीं होने वाली है। ये हायरिंग एज सच नहीं है कि आपको पे रोल पे रखा जाएगा, आपको सैलरी दी जाएगी, आपको इंसेंटिव्स दिए जाएगी अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। इनका काम ये रहेगा कि दे हैव टू वॉलंटरीली सी कि जो वृक्षारोपण का प्रोसेस है वो अच्छे से चल रहा है, प्रॉपरली हो रहा है। दे हैव टू कंडक्ट सच इवेंट्स जहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा। एंड सिर्फ वहीं पर हमारा रोल खत्म नहीं हो गया। पेड़ लगाया, उसके बाद में हम भूल जाते हैं कि वो पेड़ को चेक करे जाकर कि उसे पानी मिल रहा है या नहीं, वो सरवाइव कर रहा है या नहीं। सो योर वर्क इज टू गो एंड चेक वेदर द प्लांट दैट यू हैव प्लांटेड हैज सर्वाइव। तो वन मित्र कितने हायर होंगे? 2000 वन मित्रस आर गोइंग टू बी हायर। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द लोकल रेसिडेंट्स इटसेल्फ। अब उन्हें इंसेंटिव्स तो दिए जा रहे हैं, बट दैट इज नॉट डिसाइडेड। कुछ ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया है कि 2000 रुपीज पर पर्सन या कोई अमाउंट नहीं बताई गई है। जो उनकी परफॉर्मेंस है अगर वो बहुत अच्छी है, क्रेडिबल है, तो उन्हें अवार्ड्स से भी फैसिलिटेट किया जाएगा। तो इसमें इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सब सेक्टर इसमें है वो है अर्बन ग्रीन लंग्स। तो अर्बन ग्रीन लंग्स क्या होते हैं? देखिए, आप समझ रहे हो, अर्बन बेसिकली मीन्स सिटी एरिया, जितना भी सिटी का एरिया है। तो कहा गया है कुछ ऐसे सिटीज को डेवलप किया जाएगा जिन्हें हम ग्रीन लंग्स के तरीके से डेवलप करेंगे। तो ऐसी जगह जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो। सो दे वांट दिस एरिया टू बी डेवलप्ड इन सच वे कि ये एस्थेटिक भी लगे, थोड़ा इसका लुक भी अच्छा है, उसकी वजह से टूरिज्म भी इम्प्रूव हो, साथ ही में जो प्लांटेशन किए गए हैं वो ऐसे हो कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करे। तो ऐसे कुछ सेंटर्स जो भी सिलेक्ट किए गए हैं वो कितने हैं? टोटल 6। कौन कौन से हैं? अगर आप लर्न करना चाहते हो, यू कैन रिमेंबर इट एज GBB बस। ऑलराइट, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर। सो द नेम्स आर जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, उदयपुर एंड सीकर। तो एट प्रेजेंट इन 6 सिटीज का नाम जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है। ये क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है कि अर्बन ग्रीन लंग्स जिसे हम डेवलप करना चाह रहे हैं तो कौन सी सिटीज है, या ऑप्शन में हो सकता है कि एलिमिनेट करना हो कौन सी सिटी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से लर्न करना है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर हरियालो राजस्थान की बात हो रही है, अब हमने क्या डिस्कस किया था कि हमें 10 करोड़ सैपलिंग्स लगाने हैं, राइट। नर्सरीज तो प्रोड्यूस करेगी और हमें क्या करना है? लगाना है उन सैपलिंग्स को। आप न्यूज़पेपर भी रोज पढ़ रहे होंगे तो ऑलमोस्ट डेली ये आ रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम। तो कौन सी जो मिशन है, किस मिशन को चलाया गया है? एक पेड़ माँ के नाम जो है, ये इस मिशन को चलाया गया है कि अगर हम किसी और वे में भी हम नहीं सोच रहे हैं पेड़ लगाने का, तो कम से कम हम अपनी माँ के नाम पर तो एक पेड़ लगा ही सकते हैं। दिस इज द लीस्ट वी कैन डू।
सो आई होप यू ऑल हैव डन योर बिट। एक एक पेड़ तो आप सब ज़रूर लगाइए बिकॉज दिस इज़ द सीजन। देखिए आपको अभी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी, यू जस्ट हैव टू गो फाइंड अ गुड प्लेस और वहाँ पर आप प्लांटेशन करके आइए बिकॉज द नेचर इज टेकिंग केयर राइट नाउ। तो आपको महीने भर तक तो एटलीस्ट पानी देने की भी चिंता नहीं करनी है एंड द ग्रोथ विल हैपन, दे आर गोइंग टू थ्राइव राइट नाउ। सो दिस इज द मोस्ट प्रॉपर टाइम कि अगर आप सोच रहे हैं मुझे भी एक प्लांट लगाना है, सो गो ऑन फॉर इट। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने देखी है मिशन हरियालो राजस्थान, ये स्कीम इस बार जो बजट है उसमें इसकी घोषणा की गई थी। ऑलराइट, इसके बाद हम एक और स्कीम की तरफ जाते हैं। सो लेट अस स्टडी कि ये नेक्स्ट स्कीम जो है इट इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली ए स्कीम बट इसका मेंशन कहीं ना कहीं किया गया था। सो लेट अस सी दैट इज गोइंग टू बी अ फॉर्मेशन ऑफ JFMC. All right, so what is JFMC? The full form is Joint Forest Marketing Committee. All right, JFMC, the full form is Joint Forest Marketing Committee. तो इसमें क्या कहा गया है कि दे हैव अ फंक्शन, दे आर गोइंग टू डेवलप मार्केटिंग हब्स। क्या बनाएंगे? मार्केटिंग हब्स। सो बेसिकली जितने भी फॉरेस्ट के प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, आपको क्या क्या मिलता है फॉरेस्ट से? कुछ औषधियाँ मिल सकती है, लकड़ियाँ मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें आपको मिल रही है फॉरेस्ट से, उनके सेलिंग के लिए हब्स बनाए जाएंगे। अब किस लेवल पे बनेंगे? तो ये बनेंगे ब्लॉक लेवल पे। हमने जब बात की थी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, जब कोऑपरेटिव्स डिस्कस कर रहे थे, तो कौन सा लेवल था? वहां पे था मंडी यार्ड लेवल। बट ये जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस है इसकी मार्केटिंग के लिए क्या है लेवल? ब्लॉक लेवल पे इन्हें बनाया जाएगा। साथ ही में ये कहा गया है कि झालाना जयपुर में, ठीक है, झालाना जयपुर, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। कौन सा इंस्टीट्यूट होगा? इट वुड बी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखिए इंस्टीट्यूट का नाम ही क्या है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो दे आर कवरिंग बोथ। फॉरेस्ट में जो प्लांटेशन है उसे भी कवर कर रहे हैं, साथ में जो वाइल्ड लाइफ है उसे भी यहाँ पर कवर किया जा रहा है, और साथ ही में क्या है? मैनेजमेंट भी है, यानी कि देख रेख का काम भी इसी इंस्टीट्यूट का है और ट्रेनिंग का काम भी इसी इंस्टीट्यूट का है। तो वो खुद देख रेख भी करेंगे और साथ ही में लोगों को या जो भी उसमें इंस्टीट्यूट में इनरोल हो रहे हैं उन्हें ट्रेनिंग भी यहीं से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इंस्टीट्यूट कहाँ बनने वाला है? ये बनेगा झालाना जयपुर में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, 1 मार्क का ये आ सकता है। इससे ज़्यादा इस पर्टिकुलर स्कीम से हमें और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्कीम पे। ये भी एक तरीके से रिपीटेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। So this is Gopal क्रेडिट कार्ड। अब देखिए किसान क्रेडिट कार्ड सभी ने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पे ही बनाया गया है गोपाल क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर योजना का जो बजट बनाया गया है, ठीक है, हर योजना का एक बजट होता है, तो यहाँ पर बजट कितना है? 150 करोड़ का, ठीक है, 150 करोड़ का ये बजट रखा गया है गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए। किसे मिलेंगे? ऐसे लोग जो डेयरिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है, जिनके पास ऐसी पशुएं हैं, जिनके पास दुधारू पशु हैं, तो वो इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितना क्रेडिट दिया जाएगा? तो उसमें लिमिट भी बताई है, अप टू 1 लाख। अप टू 1 लाख रुपीज आपको लोन दिया जाएगा। और वो लोन कैसा होगा? इट वुड बी इंटरेस्ट फ्री। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो फैसिलिटी क्या है कि 1 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल रहा है, दैट इज इंटरेस्ट फ्री। कितने लोगों को दिया जाएगा? कुछ एक अमाउंट भी उन्होंने सेट किया होगा। सो इट इज मेंशन दैट इन द फर्स्ट फेज दे आर गोइंग टू गिव दिस टू 5 लाख फैमिलीज।
देखिए वर्ड को ध्यान में रखिए, फैमिलीज यूज हुआ है, यानी अगर घर में 5 मेंबर है तो हर मेंबर के पास एक एक कार्ड नहीं होगा, एक परिवार के पास एक कार्ड होगा। तो ऐसे 5 लाख परिवारों को ये कार्ड दिया जाएगा और ये प्लानिंग है फर्स्ट फेज की, ठीक है, कि पहले फेज की बात हो रही है। तो इसी तरीके से हो सकता है कि धीरे धीरे और भी फेजेस है, अगर ये मिशन काफ़ी सक्सेसफुल रहता है तो वो और इसको लॉन्च कर सकते हैं। अब हमें ये भी समझना है कि ये किसके लिए दे रहे हैं, दिस 1 लाख रुपीज व्हाट इज इट मेंट फॉर। तो ये दिया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, शेड बनाने के लिए। सो इंफ्रा में इंक्लूड हो जाता है कि आपको गायों के लिए, भैंसों के लिए शेड बनाना है, या आपको कोई ऐसी चीज़ें चाहिए जो वो उनके लिए यूज़फुल हो, तो आप वो खरीद सकते हैं इसमें। आपको अगर फेंसिंग करवानी है तो वो भी आप इस अमाउंट से करवा सकते हैं। सो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं डेयरिंग से रिलेटेड, उसके लिए आप इस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, बातें जो याद करनी है फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। कितना है इसका बजट, 150 करोड़ का बजट है। कितनी फैमिलीज इंक्लूडेड है, 5 लाख परिवारों को फर्स्ट फेज में दिया जाएगा ये क्रेडिट कार्ड। लिमिट कितनी है, अप टू 1 लाख रुपीज लिमिट है। लोन कैसा रहेगा, इंटरेस्ट फ्री, इस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। एंड किस पर्पस के लिए ये दिया जा रहा है, सो दिस इज बेसिकली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप शेड क्रिएट कर सकते हो, या जितने भी पशु हैं उनके लिए अगर आप कुछ व्यवस्था करना चाहते हो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड तो वो आप कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम। इसके बाद एक और स्कीम हम देखते हैं। ये स्कीम पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पूछने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। सो आई वुड रिकमेंड कि सभी इसके नोट्स जो है वो साथ साथ में बनाते रहे। द नेम इज CM पशु मंगला बीमा योजना। ऑलराइट, क्या है, CM पशु मंगला बीमा योजना। सो अगेन द स्कीम इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस। किसके इंश्योरेंस की बात हो रही है, पशुओं के इंश्योरेंस की, एनिमल इंश्योरेंस की बात हो रही है। तो इसे अब हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इसकी घोषणा कब हुई थी, सो दैट डेट यू हैव टू रिमेंबर, बजट में घोषणा हुई है। सो इट वाज ऑन 10 जुलाई 2024 से इसकी घोषणा हुई है। कौन इसके लिए एलिजिबल है, किस तरीके के एनिमल्स एलिजिबल है, तो वर्ड जो मेंशन है क्लियरली है कि दुधारू पशु, ठीक है। अब दुधारू में भी दो आ गई कैटेगरीज। तो एक तो कहा है कि गाय भैंस, गाय भैंसों के लिए तो क्या कहा है कि कितने तक का बीमा दिया जाएगा, 5 लाख का। तो गाय भैंस के लिए क्या है, 5 लाख का बीमा है। इसके अलावा जो आ जाते हैं वो है ऊंट, साथ ही में भेड़ और बकरी, ठीक है। ऊंट, भेड़ और बकरी जो है इनके लिए कितना है, 1 लाख रुपीज, ठीक है। समझते हैं फिर से, कौन से पशु एलिजिबल है इस योजना के लिए, जो दुधारू एनिमल्स है वो। इनकी दो कैटेगरीज बनाई है, गाय भैंस के लिए तो 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, और ऊंट, बकरी और भेड़ के लिए दिए जा रहे हैं 1 लाख रुपए। अब यहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी कंडीशन भी रखी है, वो ये है कि अगर किसी भी पशु की मृत्यु जो है वो जहरीली घास खाने से होती है, या पदार्थ, पदार्थ में कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसे जहरीले सब्सटेंस अगर वो खा रहे हैं तो क्या होगा, उसके लिए ये एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे पर्टिकुलरली क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए आपने कुछ पेपर में आर्टिकल्स भी पढ़े थे कि जैसे कि आमेर में जो हाथी थे उन्हें क्या किया गया, जहरीली बाटी दे दी गई थी किसी और के थ्रू। तो इस तरीके से इंश्योरेंस है, बट यहाँ पे कहा गया है कि नहीं, जहरीली घास या पदार्थ अगर कंज्यूम किए हैं एनिमल ने तो उन्हें फिर हम इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो नहीं देंगे। और इसका एक बहुत लॉजिकल रीजन भी है कि मान लीजिए किसी को पैसे की जरूरत है तो वो खुद अपनी गाय भैंसों को अगर जहर दे के मार दे, सो दैट इज नॉट जस्टिस फॉर देम, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर एक बात और है कि ऊंट, बकरी और भेड़ के लिए 1 लाख जो रुपीज है वो रखा गया है। अगर क्रिटिकली स्कीम को इवेल्युएट करने की बात आई, यूजुअली RAS लेवल पे तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, बट हाँ इंटरव्यू के लेवल पे मैं जरूर पूछ सकती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग ये क्या जस्टिफिकेशन सही है कि यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पे 1 लाख है। तो देखिए
थोड़ा सा मैं इसको आपको हिंट दे रही हूँ कि जो ऊंट है पर्टिकुलरली, अब बकरी भेड़ तो 1 लाख में ओके, दैट इज क्वाइट ओके, बट ऊंट की जो बात है तो आपको ये समझना है कि जो ऊंटनी का दूध होता है, ठीक है, बहुत ही महंगे भाव पर बिकता है। अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इसका ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ है, इसलिए हमें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है। बट इवन आप स्टडीज़ अगर देखते हैं तो कहीं पे ये बातें की गई है कि कैमल मिल्क इज शोइंग गुड रिजल्ट्स इन ऑटिज्म पेशेंट्स, ठीक है। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, कंडीशन होती है बच्चों में, तो जहाँ पर वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, वो हम सबसे सोशली कनेक्टेड नहीं होते, अपने पेरेंट्स तक से वो सोशली कनेक्टेड नहीं होते, आंखों में आंखें देख के भी वो बात नहीं करते हैं, इनफैक्ट वो म्यूट होते हैं। ऑटिज्म का मतलब ही क्या है? म्यूट होना। सो सच किड्स दे आर नॉट एबल टू स्पीक, जुबान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज़ भी है, बट दे डोंट वांट टू स्पीक, ठीक है। तो इनकी भी थेरेपीज होती है, और कहीं ना कहीं जितने भी मैंने पेशेंट्स देखे थे ऑटिज्म के, उनमें ये पता लगा कि कैमल मिल्क उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है। तो जिस भी चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। सो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो कैमल है उसका भी जो इंश्योरेंस अमाउंट है दैट शुड हैव बीन इंक्रीज्ड। इसी के साथ साथ अगर आपको पता हो तो कैमल मिल्क इज़ ऑल्सो गुड फॉर द डायबिटीज़ पेशेंट्स, क्योंकि वो उसमें आपको एक्स्ट्रा स्वीटनेस कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दैट इज़ नेचुरली स्वीट। तो कैमल मिल्क इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, और रिसर्च होगी तो हमें और उसके बारे में बातें पता चलेगी। ऑलराइट, सो दिस इज जस्ट फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन। तो ये स्कीम हमने कर ली है। देर इज अनदर स्कीम एंड दिस इज द लास्ट फॉर टुडे। इतनी ही स्कीम्स जो है वो नई थी जो बजट में जिनकी घोषणा की गई थी। So this one is going to be Rajasthan Agricultural Infra Mission. All right, what is this? Rajasthan Agri Infra Mission. तो इस स्कीम में हमें क्या क्या पॉइंट्स समझने हैं कि कुछ फैसिलिटीज है जिन्हें डेवलप किया जाएगा कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए। तो क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। तो कहा गया है कि 20,000 तो बनाए जाएंगे फार्म पॉन्ड्स। फार्म पॉन्ड्स क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे तालाब होते हैं जिन्हें आप खेतों के बीच में ही डेवलप कर सकते हो, और आप उसमें पानी स्टोर कर सकते हो फ्यूचर के लिए। तो बारिश हो रही है, आप उसको नेचुरली, इसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स होते हैं। तो आप बारिश के पानी को भी सेव कर सकते हो, उसे आप फर्दर इरिगेशन में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कितने डेवलप किए जाएंगे? 20,000। साथ ही में ये कहा है कि 10,000 किलोमीटर की इरिगेशन पाइपलाइन डाली जाएगी। पाइपलाइन बिछाई जाएगी कितनी? 10,000 किलोमीटर की। इसके साथ कहा गया है कि 50,000 फार्मर्स के लिए फेंसिंग करवाई जाएगी। ठीक है, क्या कहा गया है? 50,000 फार्मर्स के लिए क्या कहा गया है? फेंसिंग। साथ ही में और भी एक्टिविटीज है जिसे कहा गया है, इनके नंबर्स मेंशन नहीं है। तो कहा है कि वर्मी कंपोस्ट के यूनिट्स तैयार किए जाएंगे। हमने जब सर्वे डिस्कस किया था, जब डेटा डिस्कस किया गया था, वहां पे भी नंबर मेंशन था कि 2023 से 24 में कितने वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स बने थे। इसी तरीके से इस साल भी और नए वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स बनाने का घोषणा की गई है। साथ ही में कहा गया है कि हॉर्टिकल्चर हब्स बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? हॉर्टिकल्चर हब्स। तो बेसिकली इन हब्स में क्या होता है? ट्रेनिंग दी जाती है, सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, तो आप वहीं पे अटेंड करके आपको हॉर्टिकल्चर के बारे में और जानकारी मिल जाती है, ठीक है। फूड पार्क क्रिएट किए जाएंगे। तो हमें इसके साथ साथ क्या समझना है, जब मैंने फूड पार्क की बात की है तो आपको समझना है कि पिछले सर्वे में भी 4 फूड पार्क की बात हुई थी, कहाँ कहाँ बन रहे थे, और इस सर्वे में हम आगे वाली स्लाइड में चेक करेंगे कि कहाँ पे फूड पार्क बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि फूड पार्क बनेंगे, वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स बनेगी, और हॉर्टिकल्चर हब्स बनेंगे। इसी के साथ कहा गया है कि एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लिनिक्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे। क्या होता है एग्री प्रोसेसिंग क्लिनिक्स में? बेसिक क्लिनिक में क्या होता है कि आप जाते, हमें ये बीमारी है, दवाई दे दीजिए। सेम होगा कि अगर आपने खेती कर रखी है, आपको दिख रहा है कि कोई पेस्ट इन्फेस्टेशन हो रहा है, या इस
पर्टिकुलर क्रॉप को कोई एक बीमारी लग गई है, क्योंकि विजिबल तो होती है, देखिए कोई भी अगर बीमारी है ना तो आपको सिम्टम्स दिखने लगते हैं, या तो जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं, या पत्तों की कर्लिंग होने लग जाती है, उनकी ग्रोथ नहीं होती, तो ये सब सिम्टम्स है कि कहीं ना कहीं पर कोई बीमारी लगी है। तो ऐसे में आप अपना सैंपल इन क्लिनिक्स पे ले जा सकते हैं, वहाँ पर वो आपको स्टडी करके बताएगी कि क्या दिक्कत इसमें आ रही है और क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। ऑलराइट, तो इस स्कीम में इतनी बातें की गई है। लास्टली ये कहा गया है कि 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे ये देखना है कि 500 वर्ड यूज किया गया है। आगे हम बजट घोषणाओं में भी देखेंगे कि 1000 कस्टम हायरिंग यूनिट्स की बात की गई है। तो दोनों में आपको समझना है कि वो 1000 में से 500 तो इसी मिशन के अंडर कवर हो जाएंगे और बाकी 500 जो है वो अलग अलग स्कीम्स के अंडर उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सभी जितनी भी स्कीम्स थी जो नई थी बजट घोषणा में, हमने उस पर चर्चा की है। अब हम आगे देखते हैं कि बजट में एग्जैक्टली क्या क्या बातें की गई है। ठीक है, तो हमने स्कीम पढ़ी थी राजस्थान कृषि विकास योजना। तो ये कहा गया है कि इस योजना के अंडर क्या अमाउंट दिया जा रहा है, 650 करोड़ का इन्होंने बजट का प्रावधान रखा है। तो पर्टिकुलर इस योजना के खर्च के लिए कितना दे रहे हैं, 650 करोड़ जो है वो अलॉट किया गया है। फिर कहा है कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और टूल्स जो खरीदना चाहते हैं किसान, उसके लिए वो सब्सिडी दे रहे हैं और उस सब्सिडी का अमाउंट कितना होगा, 200 करोड़ तक की उन्हें सब्सिडी दी जाएगी इसमें। ठीक है, ये रहा 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 यहाँ पे है, तो इसमें से 500 तो हम देख ही चुके हैं, ऑलरेडी स्कीम में कवर हो चुका है। ठीक है, कहा गया है 2 क्लस्टर्स इन ईच एग्रो क्लाइमेटिक जोन। टोटल राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, 10 देखे थे हमने। तो उन 10 जोन में हर एक में 2-2 क्लस्टर बनाए जाएंगे। तो कितने बनेंगे, टोटल 20 हो जाएगी क्लस्टर जोन्स राजस्थान में। क्लस्टर क्या था ये भी डिटेल में आपको पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कितने क्लस्टर्स हो गए, टोटल 20 क्लस्टर्स डेवलप हो गए, जिनका खर्च कितना होगा, 120 करोड़। कहा गया है कि ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशन फार्मिंग बोर्ड बनेगा। तो बोर्ड का काम क्या होता है, एक बोर्ड होता है जो एक गाइडलाइंस क्रिएट करता है, एसओपीज निकालता है कि किसी भी चीज़ की फंक्शनिंग कैसे होगी, अपने रूल्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड बनेगा और इस बोर्ड के तहत क्या होगा, कुछ यूनिट्स एंड लैब्स भी क्रिएट किए जाएगी डिस्ट्रिक्ट्स में फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। हमें कुछ तो ऐसा चाहिए कि जो सर्टिफाई कर सके कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही बना है। तो उसके सर्टिफिकेशन के लिए क्या होगी, यूनिट्स और लैब्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में क्रिएट किए जाएंगे। फिर कहा गया है कि मनरेगा क्या करेगा। तो देखिए मनरेगा के तहत क्या होता है, लोगों को काम दिया जाता है, तो दे बेसिकली वांट मनी। अब आप मनी का एक्सचेंज कैसे करोगे, ऐसे ही तो आप बांटोगे नहीं। तो आपने ये कहा सरकार ने कि चलो आप काम कर दो, हमारा जो भी नॉन स्किल्ड वर्क है जिसमें ज़्यादा आपको स्किल की ज़रूरत नहीं है, ऐसे काम आप कर दो, तो उसके बदले में आपको कुछ इतना अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, सो मनरेगा में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, गोवर्धन प्रोजेक्ट्स को, कंपोस्ट पिट्स को एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लांटेशन को। तो देखिए समझिए हमने क्या कहा था स्कीम में, 10 करोड़ हमें सैपलिंग्स को लगाना है। तो अब 10 करोड़ अगर हम लोग सब मिलकर भी, मैक्सिमम आप कितने लगा लोगे, इट्स टाइम टेकिंग, इट्स एनर्जी कंज्यूमिंग, तो हम मैक्सिमम तो कितने लगा सकते हैं, चलो मैंने 100 पौधे लगा दिए, बट हमारा टारगेट तो 10 करोड़ का है। तो उन्हें कहा गया है कि आपको प्लांटेशंस लगाने और उसके भी आपको पैसे मिलेंगे मनरेगा के अंडर। ठीक है, इसका एस्टिमेटेड खर्च बोला गया है कि 197 करोड़ 86 लाख का होगा, ये इतना अमाउंट इस काम के लिए होगा। ठीक है, कहा गया है एग्री क्लिनिक एस्टैब्लिश होगी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था राजस्थान एग्रीकल्चरल इंफ्रा मिशन के अंडर, उसमें भी ये बात हुई थी कि एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लिनिक्स बनेंगे। तो यहाँ पर भी वही बताया गया, बट क्या कहा है, इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा और कब तक बनेगा, इन 2 ईयर्स, 2 साल की बात भी यहाँ पर की गई है। देन वी हैव नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम। तो नॉलेज एनहेंसमेंट तो यही है कि वर्कशॉप्स वगैरह ये कंडक्ट करवाएंगे। ऑलराइट, अब ये सारी स्कीम्स थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। देखते हैं हम कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड क्या क्या स्कीम। सबसे पहली जो बात की है इन्होंने वो ये है कि नए कोऑपरेटिव कोड्स बनाए जाएंगे। ठीक है, कुछ कोड्स है जो वो नए तरीके से उसे बनाएंगे।
फिर कहा है कि जो इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन है उसका उन्होंने एक अमाउंट डिसाइड किया है कि इतना अमाउंट हम फार्मर्स को देंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए भी एक अमाउंट उन्होंने बताया है, जो किसके लिए यूज होगा, लैंड रिफॉर्म्स के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स है ना कि जहां पर अमाउंट आ रहा है कि इतना अमाउंट इस चीज के लिए है, आपको इसे याद नहीं रखना है कि कितना करोड़ रुपया कहाँ लगेगा, बट कुछ पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट आ जाते हैं जिन्हें मैं हाईलाइट करूंगी कि ये आपको जरूर से याद रखना है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, 5% इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर लॉन्ग टर्म नॉन फार्मिंग लोन। सो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, 5% की दे रहे हैं, बट किस पे दे रहे हैं, पहली चीज तो वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, दूसरी चीज वो क्या होना चाहिए, नॉन फार्मिंग लोन होना चाहिए, फार्मिंग लोन की बात नहीं है। नॉन फार्मिंग लोन जो लॉन्ग टर्म है उस पे कितनी सब्सिडी देगी, 5% की। ऑलराइट, सो हियर इज अ क्वेश्चन, देन दे हैव 500 न्यू एफपीओज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एफपीओ अपने आप में एक पूरी क्लास जितना टॉपिक कवर कर लेती है, तो मैं इसे बजट में आपको नहीं समझा रही हूँ, इसके लिए आप प्रभात सर की क्लास ले सकते हैं। तो इकोनॉमी में उन्होंने इसे बहुत डिटेल में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है, तो वहां से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी फूड पार्क की, मैंने आपसे कहा था कि अगेन राजस्थान एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन के अंडर फूड पार्क होगा। तो पिछले इकोनॉमिक सर्वे के भी आपको रिवाइज करने, और इस बार कहाँ कहा गया है, भुसावर भरतपुर में बनाया जाएगा फूड पार्क। सिर्फ फूड पार्क की बात है, कहाँ पे, भुसावर भरतपुर में। फूड प्रोसेसिंग पार्क की अगर बात आई तो कहाँ बनेगा, भरतपुर में। इसी तरीके से क्यूमिन मंडी, क्यूमिन यानी होता है जीरा, तो जीरे की मंडी कहाँ बनाई जाएगी, जैसलमेर में। कैरेट मंडी यानी गाजर की कहाँ बनाई जाएगी, साधुवली श्री गंगानगर में। ये जो एरर है आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे में ही ये एरर था, सो दिस इज जस्ट अ फोटोग्राफ फ्रॉम द सर्वे, तो इसको आप करेक्ट करिएगा। दिस इज श्री गंगानगर। गार्लिक यानी कि लहसुन की मंडी बनेगी मनोहर थाना झालावाड़ में। ऑलराइट, ये पर्टिकुलर चीजें इंपॉर्टेंट है, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, और इसको आप लर्न करिए, बाय हार्ट इसको कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर कहा गया है एग्रीकल्चरल मंडीज भी और बना रहे, कहाँ कहाँ बना रहे, रामगढ़, पंचवाड़ा, दौसा में, नसीराबाद जो अजमेर में है, एंड पिपलू दैट इज इन टोंक, ठीक है। ये भी कहा गया है कि डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट होगा फ्रॉम फार्म्स थ्रू ई मंडी प्लेटफॉर्म। तो क्या किया जाएगा, जो हम मिडिल मैन का जो रोल है उसे कम करना चाहते हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, साथ ही में जो बढ़ते प्राइसेस है ग्रोसरीज के, सब्जियों के जो इतने ज़्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए कहा गया है कि डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट किया जाएगा, कहाँ से, ई मंडीज के थ्रू। तो फार्म के थ्रू कहाँ जाएगा, ई मंडीज से उसको परचेज करके उसे डायरेक्टली सेलर के पास पहुंचाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सर्टेन प्रोविजंस फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो यहाँ पर देखिए विकास कोष बनाया गया है, पशुपालन विकास कोष, जिसका कितना अमाउंट है, 250 करोड़। देन दे हैव सेड 75% सब्सिडी। अब देखिए ये कहाँ दी जा रही है, 75% सब्सिडी, दिस इज गिवन फॉर 6 सॉर्टेड सीमेंट। ऑलराइट, देखिए 6 सॉर्टेड सीमेंट बेसिकली क्या होता है कि फार्मर्स पशुपालन क्यों करते हैं, उनसे हमें कुछ प्रोड्यूस मिल रहा है, क्या क्या मिल सकता है, हमें मीट मिल सकता है, एग्स मिल सकते हैं, और हमें मिल्क मिल सकता है। तो यहीं पर एक जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का रैंक मिल्क प्रोड्यूसिंग में कहाँ है और इंडिया का रैंक कितना है, ठीक है। राजस्थान और इंडिया दोनों के मुझे रैंक बताइए जल्दी से कि मिल्क प्रोडक्शन में हमारा क्या रैंक है। अब यहीं से आप समझिए कि भाई मिल्क प्रोडक्शन कौन करेगा, एग्स हमें कौन देने वाला है। सो वी वांट कि हमारे जो पशु है अगर वो फीमेल है तभी तो ये चीज पॉसिबल होगी। सो व्हाट दे आर सेइंग कि अगर आप 6 सॉर्टेड सीमेन लेना चाहते हो, यानी कि आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे हो एनिमल्स का, तो इसी तरीके से मोस्टली सारे एनिमल्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू। सो इफ यू वांट कि मुझे प्रायोरिटी में चाहिए कि मैं ऑलरेडी ऐसा लूँ कि हाँ मुझे पता है कि जो ऑफस्प्रिंग होने वाला है वो फीमेल हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये सेक्स सॉर्टेड सीमेन ले सकते हो जो आपको 75% सब्सिडी पे मिल रहा है, यानी आपको जो भी उसका अमाउंट है उसका केवल 25% ही देना है, ठीक है। फिर कहा गया है कि 500 वेटेरिनरी सब सेंटर्स बनाए जाएंगे।
क्या होते हैं सब सेंटर्स? जैसे एक होता है बड़ा हॉस्पिटल, जयपुर में एसएमएस है, और कुछ क्या होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं। तो इसी तरीके से एक बड़ा होता है वेटेरिनरी हॉस्पिटल, जहाँ पे दवाइयाँ भी दी जाती है, अगर सर्जरी करनी पड़ी एनिमल की तो वो भी की जाती है। और उसके बाद सब सेंटर्स आते हैं जहाँ पे क्या होता है कि छोटी मोटी बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो ऐसे कितने सब सेंटर क्रिएट किए जाएंगे? 500। अब देखिए ये नए नहीं है, और 500 क्रिएट किए जा रहे हैं, बट जो पहले से एग्जिस्टिंग है उनमें से 100 का क्या होगा, 100 वेटिनरी सब सेंटर्स का क्या होगा, अपग्रेडेशन, यानी कि सिलेक्ट किए जाएंगे ऐसे 100 सेंटर्स और उन्हें क्या बना दिया जाएगा, उन्हें वेटिनरी हॉस्पिटल बना दिया जाएगा। सो बेसिकली दे आर डूइंग अपग्रेडेशन, ठीक है। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ अमाउंट डेडिकेट किया गया है। देखिए यहाँ पे आ गई मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, जिसका बजट कितना था, 400 करोड़ का इसका बजट था। तो ये योजना हम पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, नई है इसलिए ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है प्री में, मेंस में, दोनों में। देन वी हैव कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट मिशन। तो जैसे मैंने कहा कि कैमल का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। राजस्थान का इंडिया में कितना कंट्रीब्यूशन है कैमल्स में, जो अगर हम क्वांटिटी देखें कि कितने कैमल्स है, तो 86% कैमल्स इंडिया के कहाँ है, राजस्थान में है। सो उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है और उनके डेवलपमेंट की भी बात की गई है, ठीक है। तो ये भी इनडायरेक्टली इसका एक सब पार्ट है। देन अपग्रेडेशन ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो कुछ ऐसे ऑलरेडी एस्टैब्लिश मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जिन्हें अपग्रेड किया जाएगा, नई टेक्नोलॉजीज वहाँ पे लाई जाएगी, ठीक है। बट इसी के साथ साथ क्या कहा है कि मिल्क पाउडर प्लांट एस्टैब्लिश कर रहे हैं पाली में। तो पाली जिले में एस्टैब्लिश होगा क्या, मिल्क पाउडर प्लांट। देखिए मिल्क जो है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है, ठीक है, कि कुछ ही दिनों में आप मैक्सिमम कितना, अगर आप उसे फ्रिज में रख रहे हो तो वो चलो 2 दिन या 3 दिन उसकी लाइफ होती है। बट अगर आपके पास फ्रिज भी नहीं है और आप उसको ऐसे ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो वो शाम तक तो मिल्क जो है वो खराब हो जाता है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि दूध फट गया, ठीक है। तो उसका आप क्या करोगे, वो डायरेक्टली मिल्क के फॉर्म में तो आप उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ स्टेट्स है जहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही कम है। जैसे हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स है, पहली बात तो वहाँ तक मिल्क पहुँचाना थोड़ा एक चैलेंज हो जाता है, और दूसरी चीज़ क्योंकि एक जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ही कम है कि इतने समय में ही वो वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए और रेगुलरली सप्लाई होना चाहिए। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है कि पाउडर्ड फॉर्म में मिल्क को भेजा जाता है, ठीक है, दूध का पाउडर बना लिया जाता है और उस फॉर्म में भेजा जाता है। तो उसका सेंटर कहाँ बन रहा है, पाली में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो होने वाली है आने वाले समय में, मिल्क पाउडर की इंडस्ट्री। ऑलराइट, देन वी हैव कैटल फीड प्लांट एट कोटा। तो कोटा में क्या बना रहे हैं, कैटल फीड प्लांट, जो गायों के लिए, भैंसों के लिए जो हमारे पास चारा होता है उसका एक प्लांट बनाया जा रहा है, ठीक है। देखिए आगे ये जितनी भी स्लाइड्स आपको दिखेगी, दिस इज टेकन फ्रॉम द बजट स्पीच, ठीक है। मैं सारे पॉइंट्स आपके इसमें कवर कर चुकी हूँ, तो हमें इन्हें आगे देखने की जरूरत नहीं है। देखिए आ गया ना मिशन हरियालो राजस्थान, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये उसके सब पॉइंट्स है। 50 नई नर्सरियाँ स्थापित की जाएगी, ठीक है। फिर ये रहा सब उसके सर्वाइवल की बात हो गई, वन मित्र की यहाँ पे बात आ गई, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीशीज की बात आ गई। तो ये सारी पॉइंट्स जो है वो मैं आपके कवर कर चुकी हूँ। एक ये और पॉइंट था जिसमें कहा गया है कि फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म ये डेवलप किया जाएगा। तो देखिए फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट क्या है, कुछ कंपनीज होती है जो एक्सेस में कार्बन एमिट कर रही है, तो उन्हें जितना कार्बन एमिट किया है उतने प्लांट्स लगाने होते हैं कि उनके लिए डेसिग्नेटेड है कि इतनी यूनिट्स कार्बन एमिशन है तो इतने आपको प्लांटेशंस लगाने हैं, ठीक है। तो इसके तहत क्या होता है कि उन्हें क्रेडिट सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि हाँ इन्होंने ये प्लांटेशन कर दिया है। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉरेस्ट्री के सेक्शन में मैंने आपसे बात की थी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम के तहत भी उन्होंने कहा है कि 4 करोड़ पौधों को वितरित किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, 4 करोड़ पौधे की बात हुई है। तो ये सभी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। जो कुछ नए पॉइंट्स है वो मैं बताती हूँ कि गोडावन के संरक्षण के लिए क्या बोला गया है कि टनल निर्माण किया जाएगा।
तो वो प्रारंभ किया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। ब्लैक बक्स के लिए कहा गया है कि जसवंतगढ़ नागौर में हैबिटेट डेवलपमेंट किया जाएगा, किसके लिए? ब्लैक बक्स के लिए। तो दोनों ही क्या है? फैक्चुअल स्टेटमेंट्स है जो आपको बाय हार्ट करने, लर्न करने कि कौन सी चीज कहाँ पर होने वाली है। ऑलराइट, देखिए इसमें क्या है कि पीएम किसान सम्मान निधि जो थी, तो इसमें कहा गया था कि जो प्रति परिवार 6,000 रुपये दिया जा रहा था सम्मान निधि में, उसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया है? 8,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही में जो एमएसपी अमाउंट होता है, तो सरकार तो अपनी तरफ से एमएसपी दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट ये कहा गया है कि हम बोनस देगी, कितना? 125 का बोनस देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रति क्विंटल किसी चीज़ को मैंने 1,000 रुपये में बेचा है सरकार को, ठीक है, तो जीओआई तो कितना दे रही है? 1,000 रुपये, बट 125 रुपये राजस्थान सरकार भी देगी, तो कितना अमाउंट हो गया? 1,125 रुपये। तो इतनी बात इसमें घोषणा में की गई थी। ठीक है, हम इन्हें सबको कवर कर चुके हैं। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि पिछले वर्ष कितना खर्च हुआ है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं वो क्या है? हमें बस इतना समझना है, इसको मेमोराइज नहीं करना, हमें समझना है कि ग्राफ कैसे जा रहा है। तो देखिए, इसमें ग्राफ में क्या है? ग्राफ कभी बढ़ा, कभी कम हुआ, कभी बढ़ा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा कि आपको पूछ लिया कि इसमें प्रोडक्शन जो है, इसमें जो खर्चा जो है हमारा सरकार का, वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है या कंसिस्टेंटली कम हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आएगा। तो देखिए, इसी तरीके से अगर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो बढ़ रहा है। अगर हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करें तो अगेन इट्स इम्प्रूविंग। अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें देन इट्स इम्प्रूविंग। तो ग्राफ सब में क्या जा रहा था? ऊपर जा रहा था। क्रॉप में क्या हुआ है कि 2022-23 में ग्राफ जो है वो थोड़ा नीचे आया है। इसी तरीके से अगर हम रिसर्च एंड एजुकेशन की बात करें तो पहले तो कम हो रहा था, फिर बढ़ा अचानक, एंड देन अगेन इट्स गोइंग डाउन। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव्स की तो देखिए, अल्टीमेटली क्या हुआ है? नीचे ही आया है। पहले बहुत ज़्यादा था, कम हुआ, बहुत कम हुआ, थोड़ा सा बढ़ाया और बढ़ाया, बट अल्टीमेटली क्या है? कोऑपरेटिव में जो था, अगर मैं 2020 से कंपेयर करूँगी तो 24-25 में जो एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड है वो क्या है? कम हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ बातें थी। नाउ वी आर गोइंग टू सी सर्टेन पीवाईक्यूज। 2023 से 2013 तक की जो एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनका सॉल्यूशन हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो डेटा है वो पुराना हो चुका है, तो वो रेलिवेंट भी नहीं है आपके लिए। इनके जो आंसर्स है ये बहुत ही न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है, सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनी ऑफ दोज आंसर्स, यू जस्ट हैव टू सी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस तरीके से आपको पूछा गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको एक अनुमान पूछा है। कहा है कि राजस्थान का जो जीएसडीपी था वो लगभग कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है इंडिया के जीडीपी में। तो राजस्थान का जो जीएसडीपी है उसकी बात की गई है कि वो कितना परसेंटेज जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया के जीडीपी में। तो ये डेटा भी कहाँ मिलेगा? हमें चैप्टर 1 में मिलता है, इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 1 में। इसे भी मैं आपको डिटेल में आगे करवाऊंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो डेटा है, देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो ये रिपोर्ट कब आती है? हर 2 साल में आती है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि क्योंकि ये 2023 का था तो 2021 की रिपोर्ट से क्वेश्चन आया था, तो अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट होगी आपको उसे पढ़ के जाना है। उस रिपोर्ट को भी मैं आगे कहीं आपको करवाऊंगी। उसका जो बेसिक डेटा था वो हमने फॉरेस्ट्री में कवर कर लिया है। ठीक है, सो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि वेजिटेशन कवर है वो राजस्थान के ज्योग्राफिकल एरिया का कितना भाग है। सीधा क्वेश्चन है, ये डेटा है, इसमें आप कुछ सोच नहीं सकते, आप गैस भी नहीं कर सकते। अगर आपने पढ़ा था सर्वे तो आपको आएगा, नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपको जरूर लर्न कर लेने चाहिए। नाउ पूछा गया है कि अगेन इसमें आपको अज्यूम करना है, एक आपको आइडिया देना है कि कितना, कौन सा सेक्टर है जीएसवीए का जिसमें प्रीवियस ईयर से सबसे ज़्यादा इंक्रीज होने की संभावना है।
तो ये भी अगर हमें इस साल का पता है कि किसने इम्प्रूवमेंट दिखाया है, किस में ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की बात हुई है, कि हमने बजट में अनाउंसमेंट किसकी सबसे ज़्यादा की है, तो उसी में इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। ऑलराइट, सो यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस वन। सीधा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको कल टॉपिक कराया था एनर्जी कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट होता है। अब आप अकेले तो इसको अलग से तो लर्न नहीं करते ना इस पर्टिकुलर डे को, आप सोचते हैं कि ये थोड़ी ना पूछा जाएगा, बट अगर कोई डे है जो स्पेसिफिकली इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है तो वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव देखिए ये भी कराया था कि राजस्थान गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है इसमें, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इस पर्टिकुलर स्कीम में राजस्थान सरकार जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। सो दिस इज ऑल्सो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, सीधा प्रश्न है, कुछ ज्यादा दिमाग भी यूज नहीं करना है, ठीक है। देन परवान मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट, मैंने आपसे कहा था कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रही है, एक एक जितनी भी ऐसी आपके पास स्कीम्स थी ना, तो मैंने सबके बारे में बताया था कि कौन सा प्रोजेक्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रही है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। देखिए इसके लिए भी मैंने आपसे कहा था कि आपको नंबर पता होने चाहिए। मैंने आपको राजस्थान के बताए थे कि कितने नेशनल पार्क है, कितने कम्युनिटी रिजर्व्स है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इंडिया का भी पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट कितने। अब इनमें से अगर आपको एक भी पता है ना तो ऑलमोस्ट आप एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कर लेंगे। जब मैं ये टॉपिक करा रही थी तब मैंने ये क्वेश्चन भी आपको स्पेसिफिकली बताया था कि कौन सी है जिसमें कहा गया था कि फव्वारे की सिंचाई व्यवस्था यानी कि स्प्रिंकलर इरिगेशन इसको कंपलसरी किया गया था। तो ये तो मैंने आपको बहुत हाईलाइट करते हुए इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया था। तो ऐसी बेसिक चीजें जो सर्वे से आपको पता होनी चाहिए। देखिए 2013 का प्रश्न है, पुराना हो चुका है, अब नहीं आएगा ऐसा कोई क्वेश्चन, बट अब के सर्वे के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर कोई केनाल है, लिफ्ट है, तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ये मैचिंग वाली क्वेश्चन है आपके। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, दिस इज नॉट द आंसर। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको मैच करना है कि किसका कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा कैनल वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि PYQs में किस तरीके से आए हैं। तो अब फटाफट आप लोगों को अपनी नोट्स बनानी है। आपके एग्रीकल्चर की सारी क्लासेस यहाँ पे एंड हो चुकी हैं। सो गो एंड क्रिएट योर नोट्स। एक बार इकोनॉमिक सर्वे को भी पढ़िए, कोशिश करिए। देखिए मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, तो आपको इसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपना सर्वे भी क्रिएट करना है। कि मेरे सर्वे में से मतलब आपकी नोट्स क्रिएट करनी है। तो आपको इसी की जो गाइडलाइंस है इसी को यूज करते हुए सर्वे बनाना है अपना। और जो नेक्स्ट ईयर भी होगा, हम कह सकते हैं कि फरवरी 2025 में आएगा, तो उसका भी डेटा आपको अपडेट करना है, ठीक है। तो आगे मैंने आपको ये चीज बता दी थी कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो PDF है उसे। देखिए कुछ क्लासेस जो है मैं बताना चाह रही थी कि सिद्धार्थ एडटेक की अभी जो चल रही है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये प्रोवाइड करवाई जा रही है, मात्र 500 रुपये में। तो मात्र 500 रुपये में आपकी लगभग देखिए इकोनॉमी और पॉलिटी की जो है वो कम से कम 100 से 120 क्लासेस तो होगी ही। लगभग 2 घंटे की एक क्लास आपकी रहती है। इसी के साथ साथ आपको PYQs करवाए जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं जो अपनी तरफ से करवाए जाते हैं, फैकल्टी सोचती है कि करवाने चाहिए, ठीक है। तो प्रभात सर जो है वो इकोनॉमी और पॉलिटी अभी ले रहे हैं। इसी के साथ में मैथ की और लॉ की भी क्लासेस जो है वो चल रही हैं। सो यू कैन चेक दिस आउट ऑन द सिद्धार्थ एडटेक ऐप। वेबसाइट पे से भी आप देख सकते हैं, कुछ डेमो वीडियोस भी पोस्टेड है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी वीडियोस पोस्टेड है। सो इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो, click on the like button, do share it among your friends and also subscribe the channel. Thank you.